ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ऐसा है। ये तुम लोगों की आकाश की टाइमिंग चेंज हो रही है क्या, ये नॉन अटेंडिंग के चक्कर में? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम। देखो पहले मीनिंग समझो। क्या एक एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है? मान लीजिए वो ऐसे कर रहा है, तो करंट तो बन रहा है ना, करंट बन रहा है। मैंने कहा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल का। इसका मतलब ये एटम किसकी तरह काम कर रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है। तो एटम इज एक्टिंग लाइक ए एटम इज एक्टिंग, भाई आवाज आ रही है प्लीज? एक्टिंग लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। हाउ? देखो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन अगर आप ऊपर से देख रहे हो, मान लो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तुम्हारे को, तो नीचे से कैसे दिखेगा? अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो करंट ऐसे चल रहा है। इसका मतलब इसका जो ऊपर वाला फेस होगा वो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ। मैंने कोई क्लॉक रूल बताया था? क्लॉक रूल, क्लॉक रूल क्या कहता है? अगर आई कैसे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो वाला फेस क्या बन जाता है? नॉर्थ। मीनिंग एंटी में है ना आता है, इससे याद रख सकते हो आप, है ना। और क्लॉकवाइज में क्या आता है? साउथ। और हमारे को मैग्नेटिक डाइपोल बनाने के लिए क्या चाहिए? एक नॉर्थ, एक साउथ, बीच में थोड़ा एक थोड़ा सा गैप होना चाहिए। मतलब ऐसे नॉर्थ साउथ गैप कितना? 2 है। अब इसमें ऐसे है, ये है, ये जैसे मान लीजिए ऊपर वाला फेस नॉर्थ है, इतने नीचे कौन है? साउथ। ये गैप क्या गिना जाएगा? 2 है। इसका मतलब इस एटम में ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है। अब मुझे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो क्या किया जाए? मैं क्या मान लूं इसकी रेडियस कितनी है? आर। तो कैसे निकालोगे? एम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कौन होता है? कैपिटल एम। कैपिटल एम का फॉर्मूला बताओ। कैपिटल एम का फॉर्मूला करंट इनटू एरिया। वेरी गुड। कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू एरिया। इसका मतलब आई इंटू ए, आई इंटू, आई का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? आई क्या होता है? अरे आई क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो इसका मतलब जो आई है, क्या वो क्यू बाई टी होता है? क्यू कौन है? कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ई। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय, कितना डिस्टेंस चला? 2 पाई आर। कितना चला? कितनी स्पीड से चल रहा है? तो 2 पाई आर बाय वी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बोलो आई कितना आ रहा है? ईवी बाय 2 पाई आर। सॉरी, आई का फॉर्मूला क्या आ रहा है? ईवी बाय, सही है, वो भी इसी का होता है, पर अभी हमारे को मेन बेसिक फॉर्मूला ये याद रखना है, करंट इनटू एरिया। बोलो आई आ गया। एम निकालना है भाई, बताना एम क्या होता है। अरे ये रहा आई इंटू ए। आई कितना आ गया? ईवी बाय 2 पाई आर। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। काटें इसको, क्या बन रहा है ये? ईवी, ईवी आर बाई 2, ये बन रहा है। तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया ईवी आर बाई 2। लेकिन क्या तुम इस वी को सर्कुलर मोशन में क्या भरते हो? ओमेगा आर। वी क्या होता है? वी होता है ओमेगा आर। बोलो यहां भरो, कितना बन रहा है? आवाज नहीं आनी चाहिए अब। हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर बन गया। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया एक एटम का, जब उसमें क्या घूम रहा है? कितने से? ओमेगा से। तो एक तो ये आ गया। बताओ एटम को लेके सबसे मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी किसकी मानी जाती है? नील बोर की। बोर का कोई पोस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम को लेके, क्या था? एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। सुना है? तो यहां लिखो अकॉर्डिंग टू नील बोर्स पोस्टुलेट क्या होता है बताओ?
एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। क्लियर है? बताओ यहाँ क्या आ रहा है, ओमेगा आर स्क्वायर। क्या यहाँ भी v की वैल्यू भर दें? v की वैल्यू क्या है इधर, ओमेगा आर, एम ओमेगा आर स्क्वायर बन गया इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। ये ओमेगा आर स्क्वायर यहां भर दें, बताओ कितना आ रहा है, ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई m। ये आ गया। आप इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, पुट सेकंड इन फर्स्ट, पुट सेकंड इन फर्स्ट। सही है? क्या आएगा आंसर बताना, बोलो। m इक्वल्स टू हाफ ई एन एच बाय 2 पाई m। तो क्या m इक्वल्स टू एन ई एच बाय 4 पाई m आ गया? ये सही है? n क्या आ गया, n इंटू ई एच बाय 2 to 4 पाई m आ गया। इसको ध्यान से देखो एक बार, इस एक्सप्रेशन को, जिसको मैंने पहले बताया। मैंने कोई ऐसा एक्सप्रेशन बताया तुम्हें कभी, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, पहले चैप्टर में, और वहां मैंने ऐसा लिखवाया था A इक्वल्स टू एन बी। बताया? जब जब तुम्हारे को कोई इक्वेशन ऐसी नजर आती है, उसका मीनिंग ये होता है कि ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी का मल्टीपल है। तो समझ में ही आ रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं कि A इज क्वांटाइज्ड, A इज क्वांटाइज्ड। बोलो यहां क्यों क्वांटाइज था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्वांटाइज है, इसका मतलब सबसे छोटा चार्ज कौन था, उसी के चार्ज का मल्टीपल कितना, n, हमारा क्यों आता था। अब मैंने इसको क्या किया, इस टर्म को m को भर दिया n और इसको लिख दिया म्यू बी, म्यू बी। इसका नाम क्या है, बोहर मैग्नेटॉन, बोहर्स मैग्नेटॉन। देखो ध्यान से सुनना, इसमें m जो है m क्या है, अरे क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका, एक एटम का, वो किसका मल्टीपल है। तो यार ये जो जैसा इधर है वैसा ही इधर होगा ना। अगर ये किसी एक एटम का डाइपोल मोमेंट है तो ये चीज भी क्या होगी, किसी एटम का डाइपोल मोमेंट होगी। बट ये कौन सा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक डाइपोल मोमेंट, एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आ रही है? यहां देखो, तुम कह रहे थे चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। क्या ई सबसे छोटा चार्ज था? यस। ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक डाइपोल मोमेंट। सही है? तो ये सबसे छोटी वैल्यू होती है। क्या ये तुम्हें ऐसा लग रहा है, ये जो म्यू बी मैंने लिखा ये कौन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। डन। बोलो म्यू बी की वैल्यू, म्यू बी की वैल्यू ई एच बाय, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है इसमें सारी वैल्यूज तुम्हारे को पता है, कितना है ये, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसकी यूनिट बताना पहले, इसकी यूनिट क्या होती है, अरे इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, करंट इनटू एरिया, ये रहा एम्पियर मीटर। तो इसकी भी क्या होगी, जो जैसा इधर है वैसा ही उधर होगा, तभी इक्वेट हो सकते हैं। यहां ऐसा थोड़ा है कि इधर एम्पियर मीटर स्क्वायर हो तो न्यूटन होगा, फोर्स के बराबर फोर्स, इसके बराबर यही आएगा। तो यहां क्या आ रहा है, वैल्यू बोलो, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। यूनिट याद है प्लैंक्स कांस्टेंट की, जूल सेकेंड, राइट। यहां क्या आ रहा है 4 पाई, 3.14 भर दो इंटू 10 की पावर, ये कितना है, किसका मास है ये, इलेक्ट्रॉन का, कौन है, कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। क्लियर है बात? इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 9.27 10 की पावर माइनस 24। इस पूरे को सॉल्व करते हो तो वैल्यू आती है 9.
27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हारे को ये याद करनी है, बट ये एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है। आप देख रहे हो कि सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका? एटम का। एक एटम का सबसे छोटा डाइपोल मोमेंट कौन होता है? और कौन से वाला? मैग्नेटिक वाला, है ना? आपने केमिस्ट्री में कोई ऐसी ऐसी टर्म सुनी है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मोमेंट, है ना? वो चीजें भी होती हैं यहाँ, बट वो चीजें नहीं पढ़ रहे हम। क्या पढ़ रहे हैं अभी? मैग्नेटिक वाला पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे 9.27 इसकी वैल्यू आ रही। आंसर ये ध्यान रखना है। बताओ एम के कौन कौन से फॉर्मूले निकल गए? यहाँ पे एक बार देखो, एम निकला m इंटू 2a और m निकला n इंटू आई इंटू ए निकला। करंट इंटू, अगर 1 टन है तो आई ए, n टन है तो एन आई ए, और एक ये निकल गया m इक्वल्स टू हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर, और एक m हमने लिख लिया n टाइम्स किसके? म्यू बी के। ये अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बनेगी, दुनिया भर के सवाल हैं इसके ऊपर। एक एटम के अंदर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन इज एक्टिंग लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो उसका क्या होगा? एक मैग्नेटिक डाइपोल ये रहा। ये देखो अभी तक इस कैपिटल एम के बारे में ये चीजें आई हैं, ये मैंने एक जगह लिखी हैं। तो जब जब तुम्हारे सामने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस आए हैं तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। समझ गए? यहां देखो म्यू बी की वैल्यू तुम्हारे को पता है, EH/4πm 9.27। बच्चे इसको 9.3 भी ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं? 9.3 लेके कर देते हैं। सही है। कुछ लोग 9.5 भी ले लेते हैं, पर चेंजेस ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए 9.3 ले सकते हो। ये आ गया, जल्दी लिखो इसको फटा। टर्म्स, पहली मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये होती है म्यू नॉट जिसको आप बोलते हो। वहां क्या होती थी? परमिटिविटी। यहां क्या होती है? ये होती है म्यू। ये क्या बताती है? ये बताती है किसी मटेरियल में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी, कितनी हद तक कितनी पास लाइंस हो सकती हैं। वो क्या होता है? टू व्हाट एक्सटेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू ए मटेरियल इज नोन एज परमिएबिलिटी। मतलब क्या ये परमिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल? क्या मटेरियल के हिसाब से ये चेंज हो जाएंगी? हो जाएंगी। मीनिंग सुनना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मैंने एयर लिया। अभी एयर में मान लीजिए फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं कुछ इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन लिया। अब सॉफ्ट आयरन में फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से एंटर करके जा रही हैं। मतलब एक तरीके से आप क्या देखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग ज्यादा है, सॉफ्ट आयरन में नंबरिंग ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब उसकी परमिएबिलिटी
ज्यादा है, ये 1000 टाइम्स ज्यादा होती है इससे। तो सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी, सॉफ्ट परमिएबिलिटी लिख लो म्यू, सॉफ्ट आयरन की ज्यादा होती है किससे, एयर से। ये कोई नहीं पूछेगा, ये बेसिक चीज, जैसे परमिटिविटी के बारे में पढ़ा था ऐसे ही परमिएबिलिटी। क्लियर है यहां तक? यहां पे रिलेटिव परमिएबिलिटी आती है, वहां क्या आई थी, अरे वहां क्या आई थी, वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी आई थी, क्या बोलते थे उसको, एप्सिलॉन आर। एक बार वहां वो काम कर ले यार, एप्सिलॉन आर जो है ये क्या थी, रिलेटिव परमिटिविटी। कैसे डिफाइन करते थे बेटा इसको, एप्सिलॉन आर क्या होता था, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होता था। अब यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी को दिखाएंगे म्यू आर से। इसके दो फॉर्मूले हैं, म्यू आर इक्वल्स टू बी बाय बी नॉट। एक तो होता है ये, अब बी क्या है, देखो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इन ए मटेरियल, और ये वैक्यूम में। इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी इन मटेरियल डिवाइडेड बाय फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम। ये आपको इन बिटवीन यूज करनी है। कैसे मतलब, जैसे मान लीजिए पहले जो ये वाली चीज है ये हम दे रहे हैं, और मान लीजिए इस मार्कर में मैग्नेटाइज करना है इसको, इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इसको मार्कर को यहां रख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, वो एरी बी। बात समझ में आ गई, बी बाय बी नॉट एक। दूसरा म्यू आर इक्वल्स टू म्यू बाय म्यू नॉट, उसको देखो वहां एप्सिलॉन आ रहा है ऊपर मतलब मीडियम, एप्सिलॉन नॉट नीचे है मतलब वैक्यूम। ऐसे ये मीडियम का, ये वैक्यूम का, और यहां से सोल्व करोगे तो म्यू क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जैसे उसका आया। क्या एनालॉजी से कर लोगे, सिंपल है। इसके बाद तीन प्रॉपर्टी बताई थी, कौन कौन सी, अरे तीन, कल डिस्कशन किया था मैंने लास्ट क्लास, तीन की थी। बोलो एच क्या होता है, दूसरी क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम था इसका, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मतलब मैग्नेटाइज करने वाले की प्रॉपर्टी है ये, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्लियर? कैसे डिफाइन करेंगे इसको, टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन मैग्नेटाइज द मटेरियल, टू व्हाट एक्सटेंट it can magnetize the material is known as मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्या मैंने ऐसा लिखा था ये मैग्नेटाइज करने वाले की प्रॉपर्टी है, तो ये भी लिख लो साथ में, मैग्नेटाइज करने वाले की प्रॉपर्टी। जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी ना, ये भले कितना ही थ्योरेटिकल चैप्टर हो, नहीं आएगा समझ में। आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, एच कौन है, आई कौन है ना। तो क्या आएगा, मैग्नेटाइज करने वाले की प्रॉपर्टी है। डन, क्लियर? अब इसका फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, टोरॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोट एन आई होता है, उसमें एन की वैल्यू कैपिटल एन बाय एल, एल की वैल्यू 2 पाई आर, आर की वैल्यू नहीं पता क्या था। एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे एग्जाम्पल ले लो, टोरॉइड, आवाज नहीं, टोरॉइड में बी क्या होता है, बी म्यू नॉट एन आई, ये होता है। ये बी इक्वल्स टू जो म्यू नॉट एन आई है, ये एन आई क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एच। इधर देखो एक बार, क्या हो गया भाई, म्यू नॉट एन आई में आप इस एन आई वाले फैक्टर को क्या भर दो, एच, एच। तो बी इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट
एच, और बी कितना आएगा, एच कितना आएगा यहां से, म्यू बी बाय म्यू नॉट, दैट वन। तो सबसे पहले इसको डिफाइन किया गया इस तरीके से, एन आई तो टोटल करंट हुआ, लेकिन वो एन आई एच, वो करंट ही तो मैग्नेट बन रहा है ना, तो वो इसलिए एन आई को क्या रिप्लेस कर रहा है, बी बाय म्यू नॉट कर रहा है। सही है। इसकी यूनिट बताना क्या आएगी, कल भी बताई थी, इसकी यूनिट सॉल्व करके बताओ जल्दी। एम्पियर पर मीटर आनी चाहिए, कैसे आएगी इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर, हाउ, कौन बताएगा, कौन एक्सप्लेन करेगा, इसमें 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 एम्पियर पर मीटर, अगर मैं एच को, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को टोरॉइड के फॉर्मूले से तो मैं याद करवा रहा हूं, ये आपसे कोई निकलवा के नहीं पूछेगा, मैं सिंपल आपको ये बता रहा हूं ये चीजें फॉर्मुलेशन कहां से करी जाती हैं। इसकी जो डेरिवेशन पार्ट है, इस डेरिवेशन पार्ट में टोरॉइडल सोलेनॉइड लेता है, जिसकी एन टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो यार एन आई को भर रहा हूं मैं, एन की कोई यूनिट है नहीं, क्या एन तो एन बाय एल है, तो ये अपने आप एम्पियर पर मीटर नहीं बन गया। अरे मैं एच को क्या भर रहा हूं यहाँ, एन आई नहीं भर रहा, पर ये जो एन है, क्या ये तो एन बाय एल नहीं है क्या, तो ये आई क्या है, एम्पियर, एम्पियर पर, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। कर लोगे इतना, मैं फिर कह रहा हूं आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रख लो, टोरॉइड के फॉर्मूले से सर ने इसको याद करना सिखाया है बस। क्लियर है, म्यू नॉट एन आई। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई, तीसरा पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताइए, आई से दिखाते हैं बेटा, किसकी प्रॉपर्टी होती है ये, जो मैग्नेटाइज होगा, मैंने इसकी एनालॉजी तुम्हारे से दी थी, स्टूडेंट की प्रॉपर्टी आई है, टीचर एच, और मीडियम चाहिए, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइज होने वाले की प्रॉपर्टी है, मैग्नेटाइज होने वाले की प्रॉपर्टी। मैं क्यों ये सब ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि आगे डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरो की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो इन्हीं के बिहाफ पे लिखी जाएंगी, राइट। जैसे डायामैग्नेटिक मटेरियल, वो पूछेगा कि बताइए कितना मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये कितना मैग्नेटाइज कर देगा, तो तुम्हारे सामने एच और आई बार बार आएंगे, ठीक। तो इनको होने वाले की प्रॉपर्टी क्या लिखा, टू व्हाट एक्सटेंट ए मटेरियल कैन बी, तो टू व्हाट एक्सटेंट a material can be magnetized, a material can be magnetized is known as intensity of magnetization। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन में फिर बोल रहा हूं, या तो ये है, और एक आते ही कराया एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम के कितने फॉर्मूले लिख दिए, 4, वो चारों ही यूज होते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर के फॉर्मूले में कैसे कैसे फॉर्मुलेशन किया, ऐसे ही एम के यूज होते हैं। यहां आ जाओ, आई की वैल्यू डिफाइन कैसे करते हैं, तुमने कैपिटल एम के बारे में सुना है, कौन है ये, मैग्नेटिक डाइपोल बाय वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाय में वॉल्यूम इज डिफाइंड एज दिस वन। क्लियर, बताओ, एम की यूनिट एम्पियर मीटर बाय क्या आ गया, एम्पियर पर मीटर। इसका दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो ये है, ये, इसको दूसरा तरीका डिफाइन करने का होता है छोटे एम से। ये कौन है, हाँ, पोल स्ट्रेंथ होती है ये, मास, पोल स्ट्रेंथ, ये क्या है, एरिया, इसकी पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर मीटर, अभी तक याद नहीं हो रही, एम्पियर मीटर बाय
मीटर स्क्वायर क्या आ रहा है, एम्पियर पर मीटर। इसका मतलब इस वाली क्वांटिटी की और इस वाली क्वांटिटी की यूनिट सेम है, सही है। फोर्थ कौन आता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किससे दिखाते हैं इसको, चाई से। ये चाई है, CHI, चाय नहीं है, CHI। क्या आ रहा है, I/H। ये डिफाइन हो गया। यूनिट बताना, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। तो ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस। क्या बताता है ये, हाउ इजीली दैट मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। लिखो, हाउ इजीली दैट मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड, दैट मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। क्लियर है यहां तक, अरे हाँ ना, ये हो गया। सिर्फ इनके बिहाफ पे तुम्हें आगे चलना है, B/B0, μ/μ0, इस पे स्टार लगाओ इस डिब्बे पे। ये सारी प्रॉपर्टीज में यूज होंगे, किसकी प्रॉपर्टी में, डाया, पैरा और फेरो में। उतार लो, कितना ही नहीं है, हो गया खत्म। 5-5 प्रॉपर्टी सबकी लिखनी है, आ गया समझ गए। ये जो बाकी की 5 प्रॉपर्टी बचेंगी, जैसे एक बार मैं समझा दूंगा तो 5 प्रॉपर्टी तुम्हें याद करनी है, ठीक है, तो बस एक्सप्लेन करना है। मंडे को टेस्ट है पूरे मैग्नेटिज्म का, अब ये सारा आएगा मंडे को। मंडे को कंप्लीट मैग्नेटिज्म का टेस्ट है भाई, कंप्लीट मैग्नेटिज्म। और कंप्लीट मैग्नेटिज्म में 2 ही पार्ट आते हैं मेनली। और कल भी तुम्हारे को 10 क्वेश्चन तो कैलोरीमीटर के दिए हुए थे क्वेश्चन इसमें पेपर में, ठीक है। हाँ, चलो अच्छी बात है। 25 करने थे कल। सुनो भाई, हो गया ये, क्या कह रहे, 30 किए हुए हैं, जिसने किए हुए हैं। इसको यार देखो, ये जो कुछ भी लिखा है ये नोट मेकिंग है, तुम्हारे को सिर्फ ये बॉक्स याद रखना है। ये ट्रेंगल बनानी है, एच की, आई की और चाई की। एच की यूनिट क्या थी, एम्पियर पर मीटर, इसकी एम्पियर पर मीटर, चाई की I/H फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या था, NI, है ना, ये था मेनली। और इसमें कुछ और भी लिखते थे हम, H का फॉर्मूला B/μ0, दिस वन। यहाँ इसके फॉर्मूले क्या निकले थे, I = M/V और I = M/A, दैट्स इट। समझ गए, ये हो गया, ये अभी तक की है। इस पार्ट में सिर्फ कुछ मत पढ़ के आना, सिर्फ ये पढ़ के आना, हो गया। ये देख के ही आना है। आई मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, नाम मत भूलना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कुछ लोग इसको आई को मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोल देते हैं, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कर लोगे ना, इसको अलग से बना लेना। उसके बाद हेडिंग डालिए मैग्नेटिक मटेरियल। हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया आज। कल रेगुलर क्लास है, कल क्वेश्चन कराऊंगा। संडे को भी क्लास है भाई, अब की बार संडे को क्लास है, और मॉर्निंग में रखूंगा क्लास, बाकी तुम्हारी इच्छा है।
क्या मॉर्निंग में कितने बजे? इसको यहां से जब करें ना, पोज हो गया, कर दिया रिज्यूम। लो जी, लास्ट लास्ट टॉपिक आज की क्लास का। देखो, अभी हम लोगों को कैटेगरी बनानी है किसकी? मैग्नेटिक मटेरियल की। भाई ये मैं लिखवाऊंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, तो ढंग से सुनना इसको। मैग्नेटिक मटेरियल्स में कौन कौन आ रहा है? डाया में, और ये पैरा, और ये फेरो। फेरो मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझनी है हमारे को। ये हैं कैसे, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो इस तरीके से। अगर कोई बच्चा इसको बनाए तो अपना लैंडस्केप में तीनों बना लेना, बढ़िया रहेगा। मतलब इजीली आप टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से बना सकते हो। लैंडस्केप में 3 बना लेना ऐसे फोल्डर, और डाया, पैरा और फेरो। 5-5 प्रॉपर्टी जो मेन मेन है, सिर्फ 5, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, मैं ये फाइल शेयर करूंगा, वहां से लिखना है। पहले सुनिए, डायामैग्नेटिक छोड़ दो, लिखना है एक बार। डायामैग्नेटिक ये वो मटेरियल्स हैं, आपको क्या करना है, ये तीनों के तीनों मटेरियल 2 कैटेगरी में पढ़ना है। एक बार जब तुमने बाहर से फील्ड दी तब, और जब नहीं दी तब। अब मैंने पहले एक डायमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम ये 3 कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये ब्लू कलर डायमैग्नेटिक है। अभी मैंने इसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा। बताओ, इस मटेरियल में एटम्स तो हैं। हर ऑब्जेक्ट किससे बना है? एटम से। क्या एक एटम मैग्नेटिक डाइपोल है, क्योंकि उसमें क्या घूम रहा है? एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वही पढ़ा के आया हूं, है ना। हर एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। बट यहाँ पे क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर मान लीजिए 10 एटम है, तो हर एटम का डाइपोल मोमेंट कितना है? 0। ये कब की सिचुएशन है? जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी, तो इसके हर इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट 0। 0 + 0 + 0 नेट कितना आया? इसका मतलब बिना मैग्नेटिक फील्ड दिए क्या इनका कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है? नहीं होता है। अब क्या होगा, जब हमने इनको मैग्नेटिक फील्ड दी, हुआ क्या? क्या मैंने तुम्हें कोई पोलर नॉन पोलर समझाए थे? याद करो, पोलर में क्या होता था? नॉन पोलर वो होते थे जिनके जिनके पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में गैप नहीं था, तो 2a की वैल्यू 0। पोलर में क्या होता था? गैप था, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट था, लेकिन क्या वो रेंडमली अरेंज थे? ये नॉन पोलर जैसे पढ़ लो, ये पोलर की तरह पढ़ लो, सब कुछ याद हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, जब मैंने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी, तो इसके हर एटम का, इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है? तो 0 + 0 कितना आएगा? इसका मतलब विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं? नहीं दिखा रहे, है ही नहीं, डाइपोल मोमेंट है ही नहीं इनके अंदर। अब जब मैंने इनको बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मटेरियल ऐसे रखा है, ऐसे रखा है मान लो, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड इधर दी, नॉर्थ से साउथ, तो क्या होगा, इनके जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स आएंगे ना, वो इधर आएंगे। इसका मतलब क्या ये मैग्नेटाइज हो रहे हैं? ये बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहे हैं, और किधर हो रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। आगे बात समझ में? बिना मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 है, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दी, दे गॉट फीबली मैग्नेटाइज। सुना है वर्ड फीबल? फीबल फीबल होता है वीक, फीबली मैग्नेटाइज मतलब ज्यादा मैग्नेटिज्म फिर भी नहीं आया इनके अंदर। तो इसका मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे गॉट फीबली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द गिवन फील्ड। अगर फील्ड इधर दी है
तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनमें उल्टा आएगा, अपोजिट। यहाँ आओ, ये पहले कैसे पढ़े इनको, पहले कैसे पढ़े, बिना फील्ड के, मतलब अभी ये नॉर्मली ऐसे है, यहाँ कोई फील्ड नहीं है, मैंने देखा इसके हर एटम का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो हर एटम का डाइपोल मोमेंट है कि नहीं है, लेकिन हर एटम का डाइपोल मोमेंट कैसे अरेंज्ड है, कभी इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। ये कौन है, इंडिविजुअल एटम्स के डाइपोल मोमेंट, 2 बार देख चुका हूं तेरी तरफ, तीसरी बार क्लास से बाहर है। एटॉमिक डाइपोल मोमेंट क्या रैंडमली अरेंज्ड है, क्या ये रैंडमली अरेंज कौन है, ये एम वेक्टर, किसके, हर एटम के, तो नेट कितना आएगा, जीरो। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि रैंडमली अरेंज्ड है, कोई वेक्टर इसको काट देगा, कोई इसको काट देगा, कोई इसको काट देगा, इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट इनका भी क्या है, तो बिना बाहर की मैग्नेटिक फील्ड के ये भी मैग्नेटिक नहीं है, बिना एक्सटर्नल फील्ड के इनका भी जीरो था। क्यों जीरो था, क्योंकि हर एटम का कितना था, जीरो, इनका भी, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नेट जीरो आ रहा है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हर एटम का डाइपोल मोमेंट जीरो, लेकिन क्या वो अरेंज कैसे हैं, रैंडमली अरेंज्ड है, और जब बाहर से फील्ड दी तो दे गॉट फीबली मैग्नेटाइज्ड, ये भी कैसे हुए मैग्नेटाइज्ड, वीकली, और किधर हुए, उसी डायरेक्शन में हुए। आप बताओ, कोई चीज ऐसे पड़ी है, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड देती, वो क्या करेगी इनका, क्या वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर देगी इसको, जैसे मान लीजिए इधर अलाइन कर दी, आपने मैग्नेटिक फील्ड इधर दे दी बी, तो मैग्नेटाइज किधर होगा, ये उधर ही हो जाएगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दी थी तो किधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया, अपोजिट आया। याद हो रही है ना, साथ साथ ये लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी इंडिविजुअल एटम की डाइपोल मोमेंट क्यों जीरो है। देखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर आपने स्पिन पढ़ी है, स्पिन, एक्चुअल में वहां पे क्या होता है, 2 चीजें होती हैं बेटा, एक होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इनका ना अलग से थ्योरी आती है पूरी, तुम्हारे सिलेबस में पहले हुआ करती थी, अभी भी समझाएंगे। डायमैग्नेटिक की फुल थ्योरी बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एटम में इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहा है और वो घूम भी रहा है, तो इसका मतलब एक तो स्पिन मोशन है, तो स्पिन मोशन की वजह से भी एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, तो वो आता है ऊपर, मतलब अभी ऐसा मान के चलो जैसे वो ऊपर उसकी डायरेक्शन आई, और जब वो घूम रहा है उसकी वजह से कहाँ आया, तो एक्चुअल में एक एटम के अंदर 2 डाइपोल मोमेंट होते हैं, एक स्पिन की वजह से, एक ऑर्बिटल की वजह से, मतलब ऑर्बिटल मोशन, और एक होता है स्पिन मोशन। तो दोनों के जो एंगुलर मोमेंटम्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाता है, जीरो। लेकिन ये सिचुएशन यहां नहीं होती, इनके अंदर वो एल एस और एल, जो एल ओ बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन वाला, वो आपस में कैंसिल आउट नहीं करते। मीनिंग समझ में आया, मैंने कहा है कि हर एटम के पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसके अंदर 2 चीजें हैं, कौन कौन सी, एक स्पिन वाली, एक ऑर्बिटल वाली, इनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है इधर। अभी सिंपल वर्डिंग सुन लो, इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा जब डायमैग्नेटिक में एक्सप्लेन करेंगे इसको। यहां ये समझ में आ गया, अब यहां आ जाओ, फेरो में बोलो, क्या ये फीबली मैग्नेटाइज हुए, कहा फीबली मैग्नेटाइज हुए, इन सेम डायरेक्शन, ये फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में क्या हो रहा है, फेरोमैग्नेटिक में ना एक रीजन आएगा, देखो ध्यान से सुनना, एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है, यहां पे ना डोमेन्स बनती हैं, क्या बनती हैं, डोमेन्स। ये जो डोमेन है ये एक इफेक्टिव रीजन है, इफेक्टिव रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्लियर है बात। और एक डोमेन के, देखो डोमेन एक तरीका का क्या है, एक रीजन, इफेक्टिव रीजन। इफेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि यहां पे क्या हो रही है, इंटरेक्शन, मतलब इस मटेरियल में बहुत सारे डाइपोल्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या करेंगे वो कुछ इस तरीके से, ये देखो, जैसे एक रीजन ये बन गया, एक रीजन ये बन गया, किस बिहाफ पे बने, मान ले इस रीजन में सारे डाइपोल इधर सेट हो गए, इस रीजन में सारे डाइपोल ऐसे सेट हो गए, कुछ इस तरीके से, फिर यहां पे ये ऐसे हो गए और यहां पे ये ऐसे हो गए, आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे रीजन्स बन गए,
वहां पे क्या था, रैंडम अरेंजमेंट था, वहां पे इंटरेक्शन हो रही थी, वहां पे इंटरेक्शन नहीं हो रही थी। इनमें क्या होता है, इनमें इंटरेक्शन होती है और छोटे छोटे रीजन बन जाएंगे। जैसे इस रीजन में लोग ऐसे बैठे हैं, इसमें ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, तो इसका मतलब ये दीज रीजन आर नोन एज। जिसको ये बातें समझ में आ गई ना, कोई भी किताब उठा लेना तुम्हारे को यही बातें मिलेंगी। घर जाके ना अपने एंड पे किसी भी किताब से ये टॉपिक पढ़ के देखना, यू विल अंडरस्टैंड द टर्म्स। क्या है, डोमेन्स नोन एज इफेक्टिव रीजन, इन दीज रीजन्स डाइपोल्स गेट इंटरेक्टेड। और अगर मैं एक डोमेन की बात करूं तो बुक्स लिखती हैं 10⁸ समथिंग इतने डाइपोल्स होते हैं एक के अंदर, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब देखो, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये सारे के सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में लाइन हो गए? तो अगर मैं इसका अकेली का देखूं, क्या ये एक डोमेन है? ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, बेटा सुन लो, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तुम्हारे को अंदाजा भी नहीं मैं तुम्हारा काम कितना कम कर रहा हूं। समझ गए? लोग इनके रट्टे मारते हैं, मैं तुम्हारे को स्टोरी सुना रहा हूं ताकि तुम अपने आप लिखाओ इन चीजों को, इन पे टाइम वेस्ट मत करना। ये देखो, डोमेन वन डोमेन, क्या इस एक डोमेन के अंदर सारे के सारे डाइपोल कैसे एक डायरेक्शन में? अगर मैं इसका डाइपोल मोमेंट देखूं तो क्या जीरो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जीरो तो तब आता है जब क्या होता है, रैंडमली अरेंजमेंट। लेकिन यहां नहीं है, तो इसका अकेली का जीरो नहीं है, इसका अकेली का जीरो, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। पर क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये वाला इसकी वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा? क्या ये तब की सिचुएशन है जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी? मैंने तीनों को एक बार तब पढ़ा है जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी, एक बार फिर पढ़ा जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड दे दी। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड दे दी, सोचो, मान लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसे दी, ऐसे, तुम्हारी कॉमन सेंस क्या कह रही है, ये किस एरिया को बढ़ाएगी? इस वाले को। क्या ये इसको सपोर्ट नहीं कर रही? मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड दी, जो डोमेन इसी की डायरेक्शन में होगी उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। और जब ये साइज बढ़ेगा ना, तो ये रोटेट करती हैं डोमेन्स। जैसे थोड़ी देर के बाद यही रीजन्स कुछ तुम्हें ना ऐसा नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, और धीरे 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 इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। बोलो फिर, क्या ये वाली अकेली डोमेन इन पे हैवी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और नेट आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो क्या ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हुए? यस। क्यों? क्योंकि ये पहले ही अरेंज थे, मैंने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड थी, इनको और अच्छे से अरेंज कर दिया, तो इसका मतलब दे गॉट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। क्या ये फीबली था? ये फीबली था, ये स्ट्रांगली। किस डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में कौन है, ये भी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, ये भी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, ये अपोजिट में होता है। इसका इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट जीरो, इसका नहीं होता, क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट। इसमें भी रैंडम अरेंजमेंट है, किसका, डोमेन्स का। यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट किसका है? क्या डोमेन तो एक इफेक्टिव रीजन है, इस वर्ड इफेक्टिव को और समझो, इफेक्टिव का मतलब है उसका आंसर जीरो, उसमें अरेंजमेंट है, अच्छे से है। ये देखो, ये अकेला आंसर दे रहा है तो ये इफेक्टिव है, इफेक्ट डाल रहा है ना? ये भी, ये भी, ये भी। बट इफ वी टॉक अबाउट ऑल द डोमेन्स, दे आर रेंडमली अरेंज्ड। आंसर कितना आएगा? जीरो। तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो ये सब सब क्या है, इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है? फिर दूसरे स्टेप में क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड दे दी, ये मैग्नेटाइज हुआ, हुआ कैसे, ये सेम डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन, याद हो गई क्या? मैं एक बार जब इनकी एक्सप्लेनेशन करूंगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिंपल ये डालो, ठीक है? आपकी किताबों में अलग से पूरा आता है, फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिक थ्योरी, फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये मैं फाइल शेयर करूंगा, उसमें सब लिखा हुआ है, कल उसको डिस्कस करेंगे। बेसिक मीनिंग समझ में आया?